Welcome to all of you once again in my channel Blue Chip Finance. In this video we are going to discuss topic number 2 of fundamentals of business, and in this topic we are going to discuss about the different types of companies and advantages of companies over partnership firm. इससे पहले कि मैं कंपनीज की टाइप्स को डिस्कस करूं और इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता चलूं कि बिजनेस के तीन बड़े फेमस टाइप्स हैं। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप और तीसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, इसके अंदर बिजनेस का ऑनर वो एक ही होता है और वो जितने भी उसके प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं या ओवरऑल जितना भी बिजनेस की जो उसकी फंक्शनिंग है वो उसका सोल, उसका लाइबल है, उसका जिम्मेदार है। जबकि पार्टनरशिप के अंदर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि पार्टनरशिप के अंदर एक से जायद बिजनेसमैन जो हैं वो इस एक से जायद आपस में कोलैबोरेट करते हैं और वो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस के जो उनकी रेशियोज हैं उनको वो डिसाइड करते हैं और वो अपना बिजनेस जो है वो रन करते हैं। और प्रॉफिट्स होने की सूरत में वो अपने प्रॉफिट्स को एज पर एग्रीड रेशियोज वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और इन केस ऑफ लॉस जितने भी उनके जो एसेट्स हैं जो बीच में इन्वॉल्व होते हैं वो उनकी जो पार्टनर्स हैं उनकी नेचर तक डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के पार्टनर्स हैं, तो वो बीच में कंज्यूम होते हैं। और जहाँ तक ऑडिट करवाने की बात है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ज़रूरी नहीं है। ऑडिट क्या है जी? ट्रांसपेरेंसी है और ये आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से ये एक ऑब्लिगेशन होती है कि आप अपनी जो अकाउंट्स हैं उनकी शफाफियत प्रूव करें किसी चार्टर्ड फर्म के ज़रिए कि वो अपने आप के अकाउंट्स को आके देखे और वो अपना ओपिनियन दें उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, उसकी शफाफियत के ऊपर। तो ये इन दोनों के अंदर ज़रूरी नहीं होता। अब हम आ जाते हैं जी तीसरी चीज़ के ऊपर और वो है कंपनीज। तो कंपनी का जहाँ पे भी नाम आएगा तो एक माइंड में एक बात रखें कि हर मुल्क का एक अपना कानून है और उस कानून को सामने रखते हुए आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर। और जो कंपनी जो लोग उसका आइडिया लेकर आते हैं और तमाम इनिशियली जो रिसोर्सेज हैं वो गैदर करते हैं और ये पूरा प्रोसेस उसको रजिस्टर करवाने का वो परफॉर्म करते हैं, उनको हम प्रोमोटर्स का नाम देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि हर मुल्क के कुछ अपने कवानीन हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज को रजिस्टर करने का जो कानून है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है और उसके मुताबिक, उस कानून के मुताबिक जो कुछ उस कानून के अंदर डिमांड्स हैं वो डिमांड्स प्रोमोटर्स को पूरी करनी पड़ती हैं और वो पूरी करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से उनको सर्टिफिकेट मिलता है उस कंपनी की लीगैलिटी का, उसकी जो लीगल स्टेटस है उसका। और उस लीगल स्टेटस के मुताबिक वो कंपनी जो है वो फिर मार्केट के अंदर परफॉर्म कर सकती है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनकॉर्पोरेशन। कि हम कहते हैं जी कि जिस वक्त कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया तो उसका मतलब ये है कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस से ये कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब आते हैं हम कि कंपनीज की टाइप्स कितनी हैं। तो सबसे पहले अगर लायबिलिटीज की को बुनियाद बनाकर हम देखें, लायबिलिटीज का मतलब है जिम्मेदारियां, अगर इसको बुनियाद बनाकर देखें तो कंपनी जो है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और एक अनलिमिटेड कंपनी।
कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर्स का मतलब आप सिंपली इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो है हिस्सा। और एक कंपनी जो है, अगर लेट सपोज उसका टोटल सरमाया है 1000 रुपीज़ और एक शेयर जो है वो लेट सपोज 100 का है, तो अगर उस कंपनी के अंदर 2 शेयर्स मैं बाय कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि 200 रुपीज़ मैंने पे किए हैं और इसके 2 हिस्से मेरे पास हैं। तो ये सिंपली जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी। ये आगे चलकर इसकी डिटेल आ जाएगी कि पब्लिक किसे कहते हैं, प्राइवेट किसे कहते हैं। बहरहाल सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर एट दिस स्टेज मैं आपको यही कह सकता हूँ कि पब्लिक कंपनी जो है उसका स्केल ज़रा बड़ा होता है और प्राइवेट कंपनी जो है उसका स्केल जो है वो ज़रा छोटा होता है। और पब्लिक कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं हो सकती। तो एक तो ये है जी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, और इनके नाम के एंड के ऊपर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो लिखा आता है। और इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास शेयर्स हैं, जिनके पास हिस्से हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है उसी तक जितने उनके शेयर्स हैं। लेट सपोज मेरे पास अगर 200 के शेयर्स हैं और इन केस ऑफ बैंकरप्ट अगर वो कंपनी कल ख़त्म हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेरे शेयर्स हैं 200 रुपीज़ के, उसी एक्सटेंट तक मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, उससे ज़ायद का नहीं। तो ऐसी कंपनीज को लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं। अब दूसरी आ जाती है जी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये पहली बात तो ये है कि ये अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में ऑफर नहीं करते, यानी जैसे बाकी कंपनीज के अंदर शेयर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं टू जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं करते। ये नॉर्मली कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका ग्रुप जो है वो मिलकर ऐसी कंपनीज बनाते हैं और इनकी जो लॉस को कवर करने की जो रेशियो है वो पहले से डिसाइड कर ली जाती है कि इन केस ऑफ लॉस अगर 5 पार्टनर्स हैं तो वो पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेंगे कि इन केस ऑफ लॉस मैं कितनी गारंटी देता हूँ कि मैं इस लॉस में से कितना पे करूँगा। तो यही वजह है कि ये कंपनी जो है इसको बोलते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरे नंबर पर जो कंपनी है वो है अनलिमिटेड, और ये नाम ही आप डिफाइन कर जाएगा कि ये अनलिमिटेड कंपनीज के अंदर इनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड हैं। अगर स्टॉक होल्डर्स जो हैं इसके इन केस ऑफ लॉस तमाम के तमाम स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो उस लॉस को पे करने के बाउंड हैं, और इनकी जो लायबिलिटी है वो लॉस की शक्ल में इनके जो स्टॉक्स या शेयर्स हैं वो तमाम के तमाम वो इस लॉस को कवर करने के अंदर कंज्यूम होंगे। तो यही वजह है कि इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनीज, और सिंपल इज दैट कि अनलिमिटेड कंपनीज के अंदर जो आपकी लायबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड है। इन केस ऑफ लॉस यू विल हैव टू पे ऑल द डेट्स और ऑल द लॉस। उसके बाद जो दूसरी डिफ्रेंसिएशन इनकी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, वो मेंबर्स यानी तादाद। तो जो आपकी सिंगल या 1 पर्सन कंपनी, इंडिया के अंदर इसको ओपीसी का नाम दिया जाता है 1 पर्सन कंपनी, जबकि पाकिस्तान में इसको एसएमसी का नाम दिया जाता है सिंगल पर्सन कंपनी। तो इसके अंदर एक ही मेंबर होता है जी जो कि इसका ऑनर कंसिडर किया जाता है और वही इसका डायरेक्टर होता है, और इसकी लायबिलिटी जो है वो भी लिमिटेड होती है, और इसको इजाज़त नहीं होती कि ये अपने शेयर्स जो हैं ये जनरल पब्लिक के अंदर इशू कर सके, यानी कि ये खुद ही इन्वेस्ट करता है, खुद ही बिजनेस को रन करता है, खुद ही इसका डायरेक्टर है ये, और ये खुद एक ही बंदा इसका ऑनर होता है। लेकिन जिस वक्त ऐसी कंपनी को रजिस्टर किया जाता है
तो इसके अंदर किसी न किसी एक दूसरे शख्स को नॉमिनेट करना ज़रूरी होता है पेपर्स के अंदर। ये ऑब्लिगेशन है, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से रिक्वायर किया जाता है कि किसी एक शख्स को नॉमिनेट किया जाए कि इन केस ऑफ डेथ जो अगला इस कंपनी का जो मालिक होगा या डायरेक्टर होगा वो कौन होगा। और उसके बाद आ जाता है जी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। कुछ इसका शुरू में भी डिस्कस हो चुका है। प्राइवेट कंपनी को जो शेयर्स हैं ये लिमिटेड मेंबर्स को ऑफर करने की इजाज़त होती है। लार्ज स्केल के ऊपर इनको शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करने की इजाज़त नहीं होती। और नॉर्मली जो नई कंपनीज होती हैं वो शुरू के अंदर प्राइवेट कंपनीज ही के तौर पर सामने आती हैं, स्मॉल स्केल के ऊपर होती हैं ये। इनके स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने की इजाज़त नहीं होती। ये अनलिस्टेड या अनकोटेड कंपनीज होती हैं। और ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं इनका बिल्कुल उलट है पब्लिक कंपनीज। और पब्लिक कंपनीज के अंदर जो शेयर्स हैं वो आम जनरल पब्लिक को आप अलाउ कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। ये कंपनीज जो हैं ये लार्ज स्केल के ऊपर बिजनेस करती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्टेड होती हैं या कोटेड होती हैं और इनको शेयर्स ट्रांसफ़र करने की इजाज़त होती है। जबकि प्राइवेट कंपनीज में शेयर होल्डर्स को शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की इजाज़त नहीं होती। और प्राइवेट कंपनीज जो हैं ये जिस वक्त अपने कैपिटल को बढ़ा लेती हैं, यानी कि एक टाइम गुजरता है इनको और ये मार्केट के अंदर अपना नाम इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं और इनका कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है, तो उस सूरत में फिर ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको लिस्टेड किया जा सकता है इनको, और इनको फिर पब्लिक कंपनीज के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है जी कंट्रोल या होल्डिंग की बुनियाद पे जो कंपनीज हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनीज। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑलरेडी एक रनिंग कंपनी है और कोई दूसरी कंपनी आकर उस रनिंग कंपनी के शेयर्स को बाय कर ले, तो जो उसके शेयर्स को बाय करने वाली कंपनी है, जो उसके शेयर्स को खरीदने वाली कंपनी है, वो फिर होल्डिंग कंपनी कहलाती है। और जिस कंपनी के शेयर्स को बाय किया जाए वो कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। और एसोसिएट कंपनीज जो हैं इनके अंदर ये डिफरेंस है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और वो दूसरी कंपनी के आके एक ख़ास परसेंटेज शेयर्स की बाय कर ले और वो परसेंटेज इतनी हो कि उस परसेंटेज को बाय करने के बाद उस कंपनी के अंदर जो ख़रीदने वाली कंपनी है शेयर्स को, उसका असर व रसूख आ जाए, उसका इन्फ्लुएंस आ जाए उस कंपनी के अंदर, जो कि उसके जो ऑफिशियल मैटर्स हैं या जो उसके डिसीजंस हैं उस पे असरअंदाज होने की सलाहियत आ जाए उनके पास, तो ऐसी कंपनीज फिर एसोसिएट कंपनीज जो हैं वो कहलाती हैं। तो ये जो परसेंटेज है ऑनरशिप की ये मुख्तलिफ हो सकती है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, ये अपनी उनकी चॉइस तक है कि वो कितने परसेंट उसके शेयर्स जो हैं ये बाय करती हैं। और जॉइंट वेंचर्स जो हैं जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज मिलकर बिजनेस करती हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं एसोसिएट कंपनीज की। फिर उसके बाद आ जाता है जी कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अंदर कि ऐसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिनको ट्रेड करने की इजाज़त हो, अपने शेयर्स को बाय और सेल करने की इजाज़त हो, वो लिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। और ऐसी कंपनीज जिनको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाय एंड सेल करने की शेयर्स की इजाज़त ना हो, ऐसी कंपनीज अनलिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। और शेयर्स को बाय और सेल करने की इजाज़त पब्लिक कंपनीज को होती है। और इनको जो रिस्ट्रिक्शन है बाय और सेल करने की, ट्रांसफरेबिलिटी की जो रिस्ट्रिक्शन है शेयर्स की, वो इम्पोज होती है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर।
अब अगर इसका फ़ायदा देखा जाए तो ज़ाहिर है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिस कंपनी के शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, बाय और सेल किए जाते हैं, वो उनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा होता है और उसका जो सरमाया है उस कंपनी का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जितने ज़ाहिर है लोग उन शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे, वो उस कंपनी का जो कैपिटल है वो उतना ही मज़ीद बढ़ता है, उस कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो मज़ीद बढ़ती है और वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हासिल हो सके और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। तो लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज में ये फ़र्क है और नो डाउट कि लिस्टेड कंपनी जो है वो वर्थ के एतबार से बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू अनलिस्टेड कंपनी। उसके बाद कुछ कंपनीज हैं जी जो स्पेशल कंपनीज आप नाम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे चार्टर्ड कंपनीज और स्टैच्यूटरी कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि किसी रॉयल ऑर्डर के ऊपर कायम की जाएं और ये मतलब एक मखसूस क्लास जो है किसी भी मुल्क की, ये उसके कहने पर ऐसी कंपनीज कायम की जा सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किंग है, क्वीन या कोई हायर अपर क्लास जो है वो किसी मुल्क की कोई मोनार्क है, इनके स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए ये कंपनीज कायम की जा सकती हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी जिससे आप लाजमी तौर पे वाकिफ़ होंगे, वो कंपनी एक चार्टर्ड कंपनी कंसिडर की जाती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे बीबीसी है, ये भी एक चार्टर्ड कंपनी है। तो दूसरी कंपनी जो है वो स्टैच्यूटरी कंपनीज है, ये गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट की जाती है और ये पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है और ये फुली ऑन्ड होती है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये इसका बुनियादी मकसद जो है ये मुल्क के अंदर बेरोज़गारी को कम करना या अपनी जो कम्युनिटी है, नेशन है, उसको सर्व करने के लिए ये कंपनीज कायम की जाती हैं ताकि मुल्क के अंदर रोज़गार क्रिएट किया जा सके और उस रोज़गार को क्रिएट करते करते कुछ ना कुछ प्रोड्यूस भी किया जाए। और अदर कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज, ऐसी तमाम कंपनीज जिसके अंदर 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑन करे, तो वो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं। और वो पार्शली गवर्नमेंट कंपनीज जिसको हम सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, ये सेमी गवर्नमेंटल भी हो सकती हैं या फुली गवर्नमेंट कंपनीज भी हो सकती हैं। और फॉरेन कंपनीज, ऐसी तमाम कंपनीज जो कि रजिस्टर तो किसी दूसरे मुल्क के अंदर होती हैं लेकिन काम किसी दूसरे मुल्क के अंदर कर रही होती हैं, तो ऐसी तमाम कंपनीज को हम फॉरेन कंपनीज का नाम देते हैं। अब इसके बाद जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक तो गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है वो ना होने के बराबर होता है इनके ऊपर। बुनियादी तौर पे ये चैरिटी, सोशल वर्क या इसी तरह के जो दूसरी मुख्तलिफ इंसानी फलाह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करने के लिए ऐसी कंपनीज कायम होती हैं और इनको मुख्तलिफ वॉलंटियर्स या मुख्तलिफ जो डोनर्स हैं वो मुख्तलिफ फंड इनको प्रोवाइड करते हैं जिससे ये कंपनीज जो हैं ये रन करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम के कंपनीज के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर अगर देखा जाए तो एक तो लीगल एंटिटी के अंदर अगर आप देखें तो जितने भी बाकी बिजनेसेस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, उसके अंदर उनकी कोई लीगल हैसियत, कोई लीगल एंटिटी नहीं होती। जबकि कंपनीज जो हैं ये चूँकि पहले जिक्र किया जा चुका है कि ये बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस से, जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो ऑफिस, तो जिस वक्त वहाँ से आप जाके अप्रूवल लेते हैं तो इसकी एक कानूनी हैसियत जो है वो बनती है। और इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कंपनीज के ऊपर लोगों का एतमाद ज़्यादा होता है जिनकी लीगल एंटिटी होती है। दूसरे नंबर पर लिमिटेड लायबिलिटी। अगर आप का अपना बिजनेस है या पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में इन केस ऑफ लॉस
उस लॉस को पूरा करने के लिए आपके तमाम के तमाम स्टेक्स भी अगर बेचने पड़ते हैं तो वो बाय लॉ वो बेचे जा सकते हैं। जबकि अभी जो हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया है उसके अंदर आप देखें कि लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स की कंडीशन भी यहाँ पे दस्तयाब है। तो ऐसी सूरत में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो एज कंपेयर टू पार्टनरशिप वो लिमिटेड होती है। तीसरे नंबर पे आप देखें कि स्टेबिलिटी है। ऐसी कंपनीज का सरमाया बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। और जिन कंपनीज का सरमाया ज़्यादा होता है वो कंपनीज जो हैं वो उनके अंदर स्टेबिलिटी पाई जाती है, वो लंबे अरसे तक वो चलती हैं और वो जिस मकसद के लिए भी बनाई जाती हैं उस मकसद को पूरा करती हैं, बल्कि आगे बढ़ती हैं। तो इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर पब्लिक कॉन्फिडेंस है। ये हम ऑलरेडी लीगल एंटिटी के अंदर भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, इनकी चूंकि लीगल एंटिटी कानूनी हैसियत होती है ऐसी कंपनीज की, इनके सरमाए बड़े होते हैं, इनका स्कोप ज़्यादा होता है, ये बिजनेस बड़े वसी पैमाने के ऊपर करते हैं, तो पब्लिक इनके ऊपर कॉन्फिडेंस, एतमाद का इजहार करती है जो कि दूसरे बिजनेसेस के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता। फिर एक्सपेंशन स्कोप, इन कंपनीज में आगे बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, चूँकि एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है और वो मैनेजमेंट जो है वो जाहिर है कि वो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें ग्रोथ कैसे लाई जाए, कैपिटल को कैसे बढ़ाया जाए, मुख्तलिफ जो प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे शुरू किया जाए, तो वो हर वक्त फोकस होता है उनका ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो इनमें एक्सपेंड करने का, अपने बिजनेस को बढ़ाने का स्कोप बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। फिर उसके बाद बोरोइंग कैपेसिटी है। बैंक्स भी ऐसी कंपनीज को या ऐसे बिजनेसेस को फाइनेंस प्रोवाइड करने से हिचकिचाते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, जिनका स्कोप कम हो, जिनका स्केल कम हो या जिनकी कोई लीगल हैसियत जो है वो ना हो। तो चूंकि कंपनीज के मैटर में अगर आप देखें तो एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस या फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, इनका जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बैंक्स अगर फॉर एग्जांपल कंपनी अच्छा मूव कर रही है, अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रही है और उसके अंदर जो उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है या जो कैपिटल ग्रोथ है वो अगर ज़्यादा है, लॉस की रेशियो कम है, तो ऐसी सूरत में बैंक्स जो हैं ऐसी कंपनीज को फाइनेंस करते हैं मज़ीद प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और जिससे कंपनी मज़ीद आगे एक्सपेंड होने के मौके उसको मिलते हैं। तो इनकी बोरोइंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि सरमाया ज़्यादा है तो सरमाया कंपनीज के पास ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, इनकी वर्थ होती है कि ये जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो ये बाय कर सकते हैं अपने बिजनेस को मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए, मज़ीद बेहतर तरीके से रन करने के लिए एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। क्योंकि उधर सरमाया जो है वो कम होता है, तो उस कम सरमाए के अंदर आप बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद एक्सेस लार्ज मार्केट्स, कंपनीज का स्केल बड़ा होता है, वो अक्सर जैसे आपने नाम सुना होगा मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, तो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर उनका बिजनेस एक्सपेंड हुआ होता है और वो एट अ टाइम मुख्तलिफ मुल्कों की मार्केट्स को डील कर रही होती हैं, तो जो कि पार्टनरशिप के अंदर या सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मुमकिन नहीं होता। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है इसका मतलब ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपनी जो इनपुट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करने में आप कितने एफिशिएंट हो चुके हैं। तो चूंकि कंपनीज के अंदर बड़े मैसिव लेवल के ऊपर प्रोडक्शन होती है, तो इनका डेफिनेट सी बात है कि इनका जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा है वो बहुत ज़्यादा होता है, और
टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज़ करते हैं? हम इस वजह से यूज़ करने की तरफ ज़्यादा रुझान होता है कंपनीज़ के अंदर कि एक तो कम अज़ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल की जा सके, और जो रॉ मटेरियल है या जो इनपुट्स हैं उनकी वेस्टेज कम से कम की जा सके। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सिंपल इसका अगर आप मीनिंग लें तो वो ऐसे है कि आप वक्त गुजरने के साथ साथ अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में कितने एफिशिएंट हो चुके हैं। तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, कंपनीज के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनको बहुत ज़्यादा हासिल होता है। फिर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को नहीं अलाउ, और कंपनीज की मुख्तलिफ फॉर्म्स ऐसी हैं जैसे कि पब्लिक कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनकी लिस्टिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनके जो शेयर्स हैं वो बाय और सेल किए जा सकते हैं, जिससे कंपनी की वर्थ में मजीद इजाफा होता है। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब ये है जी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जिस वक्त एक शख्स जो कि बिजनेस का ऑनर है वो जिस वक्त नहीं रहता तो बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। और पार्टनरशिप के अंदर भी आपने जैसा कि पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप के अंदर भी जिस वक्त एक पार्टनर जो है वो उसकी डेथ हो जाए, या वो पार्टनर रिटायर हो जाए, या वो बिजनेस छोड़ दे, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, लोग आते जाते हैं, पुराने जाते रहते हैं, लेकिन कंपनीज अपनी जगह पर कायम रहती हैं। तो ये एक ना ख़त्म होने वाली सक्सेशन है। यही वजह है कि इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। फिर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप जो है इसके अंदर, अगर पार्टनरशिप के अंदर आप देखें तो आप जिस ऑनरशिप चेंज करते हैं तो काफ़ी मुश्किल है, पूरा प्रोसेस है उसका कि पुराना एक चेंज होगा, पुरानी जो डीड है उसको ख़त्म किया जाएगा, नई डीड लिखी जाएगी, नई रेशियोज को डिफाइन किया जाएगा। जबकि इसके अंदर अगर आप देखें कि पब्लिक कंपनीज के अंदर शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी बहुत आसान है। अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर शेयर्स को ट्रेड किया जा रहा है तो वो कोई शख्स भी किसी वक्त भी शेयर्स को बाय कर सकता है, सेल्स कर सकता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन कंपनीज। ह्यूज कैपिटल, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड about this matter के in case of companies they have a capability to gather huge capital to invest in more profitable projects as compared to partnership and sole proprietorship. Taxation benefits are also given to the companies as compared to partnership and sole proprietorship. Companies को taxation के benefits भी दिए जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, ताकि उन मुल्कों के अंदर जो बिज़नेस है या इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज जो हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से उस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसमें रिडक्शन होती है, और वो मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर, अपनी ग्रोथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो ये वजह है कि टैक्सेशन के बेनिफिट्स मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से इनको दिए जाते हैं। तो ये थे जी इसके कंपनीज की टाइप्स और इसके एडवांटेजेस। तो मज़ीद आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इसके वीडियोस बना के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया जा सके। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू। थैंक यू।